हेलो। तो आज मैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू कराने जा रहा हूँ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाई करा रहा हूँ मैं आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो नहीं कराया था तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, वन से ही शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से ही शुरू कर लेते हैं। ये है पीवाईक्यू करेंट इलेक्ट्रिसिटी करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पीवाईक्यू करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट इफेक्टेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर। देखो, जैसे मान लो कि कोई ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है, इसमें हमने क्या किया, पहले इसमें जो मान लो कि इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पीड कुछ रेंडम होगा और कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होगा, ठीक है। कब? जब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है। जब हमने मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इस टाइप से मान लो कि हमने कर दिया ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी पे फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उस केस में अब स्पीड कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ गए। यानी कि जब एक्सटर्नल हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, ऐसा लिखना है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर्स, comma the free electrons of the conductor experience force in the opposite direction of field and drift in the opposite direction of field, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में रेंडम था, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 2। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू 1 सेकेंड। जैसे V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन में R हो जाएगा। और ये कितना होता है? I इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन में R। तो डी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन में R इंटू कितना लिख सकते हैं? डी टी टाइम। और डी क्यू कितना होता है? एन ई होता है। क्यू कितना होता है? एन ई होता है। तो एन ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? डी क्यू। यही होता है क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो वी अपॉन में आर इंटू हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। तो इसमें हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? वी अपॉन में आर, और यह हो जाएगा डी टी अपॉन में कितना लिख देंगे? ई। अब इसको सोल्व कर दो। वी गिवन है तुम्हारा 200 और रेजिस्टेंस गिवन है 100। वी 200 और टाइम गिवन है 1, और ये होता है 1.6 इंटू 10 to पावर कितना हो जाएगा? -19। और जो भी सोल्व कर दोगे वही आंसर हो जाएगा। इसका कोई यूनिट होगा तो नंबर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करेंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जे अपॉन में ई
इक्वल टू वाट, ही रेशियो निकलना है। तो मैंने लिखाया था जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, याद होगा। तो जे अपॉन में ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो थर्ड हो गया। जल्दी नोट कर लो। उसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू डीसी बैटरी, द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर। जैसे मान लो कि कुछ ऐसे गिवन है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें हमने क्या किया, एक डीसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, डीसी बैटरी फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे इसमें अगर करंट आई इन कर रहा है तो यहाँ भी करंट आई इन करेगा, तो यहाँ भी करंट आई ही आउट होगा। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो इसमें कांस्टेंट रहेगा वो क्या होगा, करंट। इसका आंसर क्या होगा, करंट होगा, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है करंट गिवन है। ठीक है, उसके बाद में है फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर एसआई यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो अभी मैं बताया था जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो इसमें हम लिख सकते हैं जे अपॉन में ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, और ये क्या होता है, 1 अपॉन में रो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और ऐसे लिख सकते हो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और इट इज कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या सिग्मा कंडक्टिविटी is defined as the ratio of defined as the ratio of current density to electric field और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ऐसे लिख सकते हो। और एसआई यूनिट क्या होता है, तो इससे तुम निकाल दो एसआई यूनिट क्या होगा। जैसे करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी क्या क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, जो आता है वो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 6। याद रखना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस केस में करंट क्या होगा, उसमें कांस्टेंट होगा। किसी भी सेक्शन से जितना करंट इन होगा उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा। ये क्वेश्चन 6 है। ये दिया हुआ है मेटल रॉड ऑफ ए स्क्वायर, जैसे गिवन है, फिगर गिवन है इसमें, ऐसे गिवन है। ये दिया हुआ मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैविंग लेंथ एल, इसका लेंथ कितना गिवन है, एल गिवन है, एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर। अब इसमें हमने क्या किया, भी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ द रॉड इज कट इनटू, तो इसमें हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V और I और रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, रो, एल अपॉन में ए लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। अब कहा जा रहा है नाउ द रॉड इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू 2 आइडेंटिकल पीस एंड ज्वाइन एज शोन इन फिगर।
अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बीच से कट कर देते हैं, ऐसे ऐसे, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसे ज्वाइन कर दिए और ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको भी सपोज करो कि भी डैश वोल्ट से अप्लाई कर दिए, और इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, और एरिया ए बाई टू हो जाएगा। इसमें भी कहा जा रहा है व्हाट पोटेंशियल मस्ट बी मेंटेन अक्रॉस लेंथ 2L सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल आई। इसमें भी करंट कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर, तो भी डैश इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। तो भी डैश इक्वल टू आई तो आई ही रहेगा, रो को लिख सकते हैं आई, आर को लिख सकते हैं रो एल, 2L अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए बाई टू। इसको हम एक ही रॉड ट्रीट करेंगे जिसका लेंथ 2L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए बाई टू है, एक ही हम ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा भी डैश, ये 2 पर चला जाएगा, तो 4I रो एल अपॉन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आई रो एल अपॉन में है, आई रो एल अपॉन में है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या डिवाइड कर दो या इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो भी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4V हो जाएगा। यानी कि ये जो फाइन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज 4V अप्लाई करना पड़ेगा। 7th में है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है। चलो पहले इतना नोट करो, जल्दी इतना पहले नोट कर लो। हो गया नोट। अब क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन 7th ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो चलो इसको पहले हम रेजिस्टेंस लिखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है वो लिख लो। लिखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, electrical resistance of a conductor is the obstacle or obstruction posed by the conductor to flow of current through it is known as electrical resistance। या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लिख लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ऐसे लिख लो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो करंट थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ऐसे करके लिख लो द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू the resistance offered by conductor to movement of electrons through conductor is known as resistance, यानी कि electrical resistance। electrical resistance depends on
लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद में लिखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। लिखो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। VT समझ गए हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जो रेजिस्टेंस ही होता है यूनिट लेंथ का, जिसे R इक्वल टू हम लिखते हैं रो L अपॉन में A। तो ये रो हो जाएगा कब? L भी 1 हो जाए यूनिट एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 हो जाए। ठीक है, तो ये सब तो डिफिनीशन है, ये सब डिफिनीशन तुम तो खुद कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे हैं, दो फिगर गिवन है। द टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर। पहले सर्किट मैं बना देता हूं। ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, और यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है। अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। और इसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इसमें ऐसे है कुछ 1 ओम और ये 9 वोल्ट है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? इसकी के अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने करंट दिखा दिया। तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम 9 माइनस आई, मान लो कि करंट आई है, माइनस आई प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i। इसलिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि अमीटर कितना मेजर करेगा? 7 पॉइंट अमीटर रीड 7.5 एम्पियर। वोल्ट मीटर कितना करेगा? तो यहाँ से यहाँ चल देते हैं, यहाँ से यहाँ चल जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लो कि ये VA ले लेते हैं और ये VB ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? VA, यहीं से यहाँ चलते हैं, तो VA माइनस आई प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? VB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इक्वल टू आई माइनस 6, और आई कितना है? 7.5 है, माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। VA माइनस VB, यानी कि जो वोल्ट मीटर होगा वो कितना रीड करेगा? 1.5, यानी कि वोल्ट मीटर रीड करेगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, एक 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 पार्ट है, और ये 8th का A पार्ट है। B पार्ट भी है, चलो B पहले जल्दी नोट करो, B फिर B पार्ट कराते हैं। एट्थ का बी पार्ट हम कराते हैं। एट्थ के बी पार्ट में ऐसे लिख रखा है, ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, मीटर यहाँ लगा हुआ है जो करंट मेजर करेगा, और फिर से इसके बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया हुआ है जो वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, अब इसमें ये भी तुम्हारा 1 ओम है और ये 9 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें बड़े वाले से करंट ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, ऊपर तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर से करंट फ्लो नहीं करता है, ये याद रखना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेट में है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब फिर से हम दिखाएंगे, तो यहाँ से चलते हैं, तो 9 माइनस 6 माइनस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, इसलिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर, यानी कि अमीटर कितना रीड करेगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, वोल्ट निकाल देते हैं, चल देते हैं, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे ले लिया हमने VA और यहाँ पे ले लिया VB, ऐसे चलते हैं, तो VA -6 -i इक्वल टू कितना हो जाएगा VB, तो VA VB इक्वल टू 6 + आई कितना 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर इतना रीड करेगा। वोल्ट मीटर निगेटिव नहीं रीड करता है, इसलिए जो भी अगर निगेटिव भी आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं, जैसे अगर -7.5 आ जाता तो हम लिखते हैं वोल्ट मीटर रीड 7.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ गिवन है, एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यानी कि एन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, मास एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड रेस्ट देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन बाई, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल अपॉन में ए होता है, ए होता है। ठीक है, अच्छा मैंने रो लिखाया था याद होगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये हमने बताया था रो का फॉर्मूला। ठीक है, ये याद होगा, ये हमने लिखाया था रो का यही फॉर्मूला होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, एल अपॉन में कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देख लो कि कौन सा मैच करता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा जा रहा है हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर अफेक्टेड बाय राइज इन टेम्परेचर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लिखे थे ई अपॉन में एम इंटू टाउ, यही लिखा था, मैग्नीट्यूड हमने इतना ही लिखा था, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई शायद लिखे थे, और टी टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है डिक्रीज करता है, ये हमने बताया था, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मास तो इंक्रीज नहीं होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर को अगर हम राइज करते हैं, अगर टेम्परेचर को हम राइज करते हैं तो टाउ कम होता है, दैट इज वी डी क्या होगा डिक्रीज करेगा। इफ राइज इन टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर डिक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद में 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है ड्रिफ्ट डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर राइट रिलेशन विथ द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, वो तो डिफाइन कर दोगे, और करंट से रिलेशन होता है आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डिफिनीशन भी लिखाया हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, लेंथ गिवन है एल, क्रॉस सेक्शनल क्रॉस विच ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, तो वी डी इक्वल टू यही होता है। चलो पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद में अभी 12th हम करते हैं, पहले 9th नोट कर लो जल्दी।
ट्वेल्थ दिखो दिया हुआ है वी डी इजकल टू हम जानते हैं ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ हम जानते हैं, और गिवन है कंडक्टर का लेंथ एल गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, यानी कि हम भी इजकल टू एक फार्मूला जानते हैं ई इंटू एल, तो ई इजकल टू कितना हो जाएगा वी बाई एल, इसके टर्म में लिखना है तो लिख दो ई टाउ अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे लिख दो वी बाई एल, तो वी डी का हो गया ये फॉर्मूला। वी और एल के टर्म में भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 गिवन है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी निकाल दो। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन द करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये निकाला हुआ है हमने आई इजकल टू एन ए ई वी डी ऑलरेडी निकाला हूँ मैं, इधर आई इस ए को इधर कर दो तो आई अपॉन में इजकल टू जे हो जाएगा, और एन ई वी डी ए रिलेशन ऑलरेडी मैं निकाला हूँ। 14th देखो डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, मोबिलिटी वो भी लिखाया हूँ। ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, मोबिलिटी इजक्वल टू होता है वी डी अपॉन में ई, और वी डी होता है ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू टाउ, और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, इसको कट कर दो तो ई टाउ अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी मैं कराया हूँ। ये सब क्वेश्चन में यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, चलो ठीक है इतना पहले नोट करो। ना नोट कर लिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th, अब क्वेश्चन नंबर है 15th दिया हुआ है यूज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर, डिड्यूस रिलेशन बिटवीन द करेंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। यूज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द, इतना ठीक है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करेंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी मैं निकाला हूँ, ई इक्वल टू सिग्मा, सॉरी जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई ऑलरेडी मैं निकाला हूँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा इंटू जे कर सकते हैं, और यही रो होता है तो ई इक्वल टू रो इंटू जे। यूज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर, डिड्यूस रिलेशन बिटवीन द करेंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये रिलेशन निकालना है, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी मैं निकाला हूँ, जे इक्वल टू सिग्मा उसमें भी ये आ रहा था, तो ये उसी से है और कुछ न्यू नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए कंडक्टर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए गिवन है तुम्हारा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, करेंट गिवन है आई इक्वल टू गिवन है 1.5 एम्पियर, एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ कंडक्टर यानी कि एन इक्वल टू गिवन है 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब गिवन है, तो वी डी आई इक्वल टू कितना होता है, इसमें हमको निकालना क्या है ड्रिफ्ट वेलो स्पीड, तो एन ए ई वी डी यही फॉर्मूला होता है, तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन में एन ए ई, सब कुछ गिवन है, आई गिवन है 1.5, एन गिवन है 9 इंटू 10⁻28
और ए गिवन है 10⁻⁻7 और ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको सोल्व करके इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 17th देख लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करेंट थ्रू कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये निकालना है I इक्वल टू एन ए ई वी डी, और ये ऑलरेडी मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है इसलिए कर लेना है। चलो जल्दी नोट कर लो। उसके बाद में 18th गिवन है, राइट रिलेशन बिटवीन द करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, यूज द, यानी कि हमको निकालना है करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कंडक्टर। ठीक है, रिलेशन ही लिखना है। यूज दिस रिलेशन एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज विथ द टेम्परेचर। अब इसको यूज करते हुए हमको बताना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा। ठीक है, तो कर देता हूँ। इसको लिख सकते हैं एन ए ई और वी डी के जगह पे लिख सकते हैं स्मॉल ई ई एम इंटू हम क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। और वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर। वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर। तो वी अपॉन में आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो वी अपॉन में कितना लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। और कंडक्टर है, मान लो कि ये कंडक्टर है, जैसे मान लो कि एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ मान लो कि एल है और इसमें भी वोल्ट अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा ऐसे, लेन है भी है, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे आर होना चाहिए, आर है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ई इंटू एल अपॉन में आर इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ अपॉन में कितना लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। इस ई से इस ई को कट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आर अपॉन में एल इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन में एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा आ गया आर इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। और मान लो कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। यहाँ पे एम एन ए सब तो कुछ चेंज होगा नहीं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यही बताना था 18th में। 18th थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा रिलेशन बताना था। ठीक है, यूज दिस एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज विथ राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, राइज इन टेम्परेचर से। तो हम बताया था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19th, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर। ऐसा यूनिट है तो तुम लिखिए दोगे। यूज द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर, डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। हैंस, ये भी मैं लिखाया था, ये भी मैं रो और सिग्मा का फार्मूला ऑलरेडी मैं ड्राइव किया हूँ।
Hence obtain the relation between the current density and applied electric field. ये सब कराया गया है ऑलरेडी, कर लेना, ठीक है। अच्छा, 19th ऑलरेडी कराया गया है, सब रिलेशन कराया गया है, इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 20 गिवन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ऑलरेडी ये भी कराया गया है, डेरिवेशन ही है। तो ए पार्ट 20 का हुआ है। बी पार्ट है, कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ वी, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग कीपिंग द वी कांस्टेंट, हाउ एक्सप्लेन हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड अफेक्टेड। तो बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होगा। तो चलो ठीक है, पहले हम करते हैं इसको, बी 20 का बी पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ऐसे है, एक कंडक्टर है, इसका लेंथ मान लो कि एल है, और इसको हमने भी वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा ई, ठीक है। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वी डी इजकल टू ई कैपिटल ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, ठीक है, समझ गए। अब इसके लेंथ को हम ट्रिपल कर देते हैं, अगर यहाँ पे भी है, अब इसके हमने लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया। और ये कितना हो गया, 3L हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, जैसे V इजकल टू कितना होता है, E इंटू एल होता है, तो E इजकल टू कितना हो जाएगा, V बाई एल हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजकल टू हम लिख सकते हैं E टाउ अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना लिख सकते हैं, V बाई एल लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे। यहाँ भी V वोल्टेज है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा E, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू कितना हो जाएगा, V बाई 3L। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इजकल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन में एम इंटू टाउ। फिर से इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं, ई डैश कर देते हैं, ई डैश, तो ई टाउ अपॉन में एम, और ई डैश के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ई डैश इजकल टू वी बाई 3L, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डैश कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो वी डी डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, ई टाउ अपॉन में एम इंटू वी बाई एल इंटू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि वी डी अपॉन में 3 हो जाएगा। यानी कि लेंथ को हमने ट्रिपल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाएगा। और कैसे, देख लो यहाँ पे कैसे हमने किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, ए स्टेडी करेंट फ्लोज इन ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दिस क्वांटिटीज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो सिर्फ करंट कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे हैं, ऐसे भी है, तो इसमें जितना करंट इन करेगा उतना ही यहाँ पे करंट आउट होगा, ठीक है। तो इसमें जो जो गिवन है पहले हम देखते हैं, करंट कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट में गिवन है करंट, करंट जो कि कांस्टेंट रहेगा। सेकंड में गिवन है, पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। सेकंड में गिवन है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितना होता है, I/में होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वेरी कर रहा है, इसलिए करंट डेंसिटी कांस्टेंट
नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी थर्ड में है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड। तो वी डी इजकल टू होता है ई ई अपॉन में मास इंटू टाउ। तो इसमें तो देखने से लग रहा है कि कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें से देखने से लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन एक रिलेशन होता है आई इजकल टू एन ए ई वी डी। पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। इस रिलेशन से देखो वी डी इजकल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन में, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, आई अपॉन में एन ए ई। देखो आई कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी इंटू वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, इसलिए वी डी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और इस रिलेशन से देखो वी डी इजकल टू कितना आ गया, ई ई अपॉन में एम इंटू टाउ। फोर्थ में ए तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ए सभी तो कांस्टेंट है, इसीलिए करंट। और फोर्थ में जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। वी डी देखो यहाँ पे हमने वी डी का फॉर्मूला लिखा, इसमें एरिया आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, और वी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, वी डी कांस्टेंट नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैनी मैनी टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो 21 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22 गिवन है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 21 22 का ये ऑलरेडी कराया हूँ, इसका बी पार्ट कराना है मुझे। बी पार्ट गिवन है करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ गिवन है, ये टाइम है, ये करंट गिवन है, और कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा 5, और यहाँ पे गिवन है 10, और यहाँ पे कुछ गिवन है 5, और यहाँ पे गिवन है 10। ठीक है, तो इसमें गिवन है फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वर्सेस टाइम, यूज द प्लॉट फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू 10 सेकेंड। ठीक है, देखो तो चार्ज का करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इजक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, या हम क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। तो क्यू इजक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। तो जब भी आई करंट और टाइम का अगर ग्राफ गिवन हो तो उसका एरिया निकाल दो, वहीं चार्ज हो जाएगा। ऑलरेडी तुम पढ़ के आए हो, जैसे एफ टी इम्पल्स पढ़ के आए हो 11th में, कि इम्पल्स पढ़ के आए थे एफ, और यहाँ पे टाइम के ग्राफ गिवन हो, ऐसे कुछ गिवन हो, तो इम्पल्स निकालना हो तो एफ टी होता है, इसका एरिया निकाल दो। तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया तो इस ट्रेंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, हाफ, और एरिया आ जाएगा, एरिया तो हाफ बेस कितना है, 5 इंटू 5 हाइट हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, और जो भी आ जाएगा वो लिख दो कूलम। तो याद रखना जहाँ भी करंट और टाइम के ग्राफ गिवन हो तो इसका एरिया निकालते हैं, जो भी जैसे ऐसे हैं ऐसे हो रहा है तो इस सब का एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इसको एक ट्रेंगल और रेक्टेंगल में बांट दो फिर। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर
23 है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है और ओम्स लॉ यही, यानी कि जे इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू ई होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, यानी कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक ई, जैसे वी डी इक्वल टू कितना होता है, ई अपॉन में एम इंटू टाउ, यही ड्राइव करना है। डिड्यूस ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ इसको निकालना है, तो ये ऑलरेडी मैं कराया हूँ। ए वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, इसका ए पार्ट है। बी पार्ट ऐसे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी मैंने बताया था, ऐसे हैं। इज कनेक्टेड टू वी वोल्ट, अब इसको हमने क्या किया, वी वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें करंट कांस्टेंट होगा, इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो अभी मैं बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इसमें करंट क्या हो, सॉरी करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब कांस्टेंट नहीं होगा, अभी मैं बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद में 24, define the term drift velocity of a charge carriers in a conductor, obtain expression for current density in terms of relaxation time, यानी कि current density निकालना है। पहले obtain the expression for current density, यानी कि J निकालना है in terms of relaxation time, यानी कि relaxation time में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे कर दो, जैसे करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। पहले जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, वी डी इक्वल टू दिस, ये सब जो ऑलरेडी मैं निकाला हूँ। जे इक्वल टू हमने निकाला था, जे इक्वल टू एन ई वी डी, जे इक्वल टू हमने निकाला था एन ई वी डी, और इसको रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकालना है, तो एन ई और वी डी को हम लिख सकते हैं ई अपॉन में एम इंटू क्या लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं। तो जे इक्वल टू हो गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू क्या हो गया, ई हो गया, इस टर्म में निकाल दो। 24 में दी है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो तो लिख दोगे। obtain द एक्सप्रेशन फॉर करेंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि करेंट डेंसिटी को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आ गया, इतना लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 25 है, वो ऑलरेडी मैं कराया हूँ। ट्वेंटी फिफ्थ गिवन है, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ, तो देखो इसमें जो ग्राफ गिवन है 25 में, और निगेटिव रेजिस्टेंस किस में होगा, डी ई में होगा, ओम्स लॉ कहाँ से ओबेड होगा, तो ए टू बी होगा, ये ऑलरेडी मैं कराया हूँ। 26 देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ, देखो जैसे मेटल का हमने बताया था कि टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज होता है और टेम्परेचर के साथ, ठीक है, ये चीज़ मैं बताया था कि इंक्रीज होता है, कि क्यों इंक्रीज होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्यों इंक्रीज होता है। तो हमने बताया था कि जैसे रेजिस्टेंस ये होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, ये मैं लिखाया था। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा,
तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका रीजन ऑलरेडी मैं लिखाया हूँ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग अकाउंट ऑफ डिक्रीजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गलत है, डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि बी ऑप्शन सही है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, इसमें एक क्वेश्चन है तुम्हारा 26 और एक क्वेश्चन है 27 दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, तो रो इक्वल टू मैंने लिखाया था रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर और मेटल पे डिपेंड करता है। तो गिवन मेटल के लिए सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सेमीकंडक्टर का होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का होता है, ऑलरेडी मैं लिखाया हूँ कि अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसमें एक ही है, सी ऑप्शन हो जाएगा सेमीकंडक्टर। और क्वेश्चन नंबर 29 ऑलरेडी मैं कराया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। ये प्लॉट भी मैं कराया हूँ, अब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सारे बुकलेट में गिवन है। कंडक्टर क्या होता है, कॉपर होता है, तो कॉपर का जैसे 30 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विथ टेम्परेचर। तो देखो ये कॉपर का गिवन है, कॉपर क्या है, कॉपर क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ऑलरेडी पेज नंबर 15 पे ड्रॉ किया हुआ है, तो देख लेना बुकलेट के। 31 30 हो गया। 31 गिवन है शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, सेम चीज़ है। प्लॉट 32 गिवन है प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ करेंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मटेरियल गैलिनियम आर्सेनाइड, ये भी कराया गया है। हाउ डज हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑलरेडी इसका भी रीजन मैं लिखाया हूँ, ठीक है। 34 देखो प्लॉट ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। चलो 34 में कराता हूँ। चलो पहले 34 में अभी जस्ट करा रहा हूँ 34। थर्टी फोर देखो प्लॉट ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। तो कंडक्टर की शेप का होता है, तो कंडक्टर सपोज करो कि वो सिलिंड्रिकल शेप का है। कीपिंग लेंथ ऑफ वायर, वायर तो वायर तो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन में पाई और अपॉन में आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि कैसे करना है। आर है और ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा और यहाँ पे स्पेस कुछ कम, ऐसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। 35 के भी है, चलो पहले 34 कर लो, उसके बाद में 35 36 आज मैं करा देता हूँ ये सभी।
5 में गिवन है सिलिकॉन और कॉपर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। और कॉपर क्या है? मेटल है। कूल्ड 300 केल्विन टू 60 केल्विन। तो ये जानते हो कि सिलिकॉन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये होता है, सॉरी, ये होता है कॉपर का, मेटल का। और सिलिकॉन दैट इज सेमीकंडक्टर, इसका कुछ ऐसे होता है। ये ऑलरेडी मैं ड्रॉ कराया हूँ, ये सिलिकॉन का होता है। तो इसका देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? तो इसमें पूछा जा रहा है इफेक्टिव रेजिस्टिविटी, तो दोनों का डिफरेंट है। यानी कि टेम्परेचर अगर सिलिकॉन का हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर इसमें हम देखो, दोनों में हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ऐसे होता है। उसके बाद में ये सब कराया। 37 का फर्स्ट पार्ट छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद में हम 37 38 आ जाते हैं। 38 39 40 41 42 43 तो ऑलरेडी कराया हूँ, 44 करा देता हूँ, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 गिवन, ए बल्ब गिवन है जिसपे गिवन है 220 वोल्ट और पावर गिवन है इसका 100। ये बल्ब पर ऐसे मार्क होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इतना, बल्ब इज ऑपरेटेड एट 120 वोल्ट, तो पावर कितना होगा? जैसे इससे पावर हमको निकालना है, इससे गिवन है, ये तुम्हारा वोल्टेज गिवन है, ये पावर गिवन है, ठीक है। तो इससे रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो पावर, सॉरी, पावर इजकल टू कितना होता है? वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर, यानी कि वोल्टेज स्क्वायर अपॉन में पावर। तो वोल्टेज गिवन है 220 इंटू 220 अपॉन में कितना गिवन है? 100। तो इससे 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर एट फोर, ये आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस को हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पे, और ये कितना है? 484 ओम गिवन है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में आर, फिर यहाँ भी लगा दो, यही पावर का फॉर्मूला होता है। वोल्टेज गिवन है व्हेन ऑपरेटेड एट 110, तो ये कितना हो जाएगा? 110 इंटू 110 अपॉन में 484, और इसको सोल्व करो। ट्वेंटी फाइव, तो आ गया इसका 25 वाट। पहले किसी भी बल्ब पे, अब तो बल्ब आता नहीं, तो पहले बल्ब आता था तो उस पर मार्क होता है, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका मीनिंग ये चीज़ हुआ कि अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 100 वाट उसमें पावर कंज्यूम होगा, तो उससे हम रेजिस्टेंस निकाल दिए। अब कहा जा रहा है उस सेम बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम होगा, तो हम निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 39। दिया नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम, देखो रेजिस्टिविटी सबसे कम क्या होता है?
सिल्वर का होता है, उसके कॉपर का होता है रेजिस्टिविटी, सबसे कम सिल्वर का होता है, सिल्वर, और उससे उससे ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी कॉपर का, उससे ज़्यादा होता है अल्युमिनियम का, और फिर उसके बाद में नाइक्रोम का होता है रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम गिवन है, नाइक्रोम ऐसे होता है, ठीक है। रेस्ट यानी कि कंडक्टिविटी सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। दिया हुआ नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आई इज पास थ्रू देम, विच वायर गेट हीटेड अप मोर। यानी कि देखो ये मान लो कि तुम्हारा है कॉपर है और ये तुम्हारा नाइक्रोम है। अब नाइक्रोम का क्या फार्मूला होता है मुझे पता नहीं, केमिस्ट्री में तुम लोग जानते हो, नाइक्रोम ही लिख दिया। तो करंट सेम जाएगा, लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जिसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा वो क्या होगा, वो जल्दी हीटेड हो जाएगा। तो पावर, इसमें करंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस करंट तो सेम है इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें पावर कॉपर में कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर रो कॉपर एल अपॉन में ए हो जाएगा, और पावर नाइक्रोम में एन आई हम लिख देते हैं सी एच इक्वल टू आई स्क्वायर रो नाइक्रोम एन आई लिख दिया हम, कुछ होता होगा एल अपॉन में ए। अब देखो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस नाइक्रोम का ज़्यादा है तो उसमें पावर ज़्यादा है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो इसमें लिखेंगे रो सी यू इज लेस देन, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसलिए रो नाइक्रोम, इसलिए आर सी यू इज लेस देन आर नाइक्रोम, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए पावर किसमें, करंट तो सेम जा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर कंज्यूम भी क्या होगा, कम होगा। कॉपर इज लेस देन पावर कंज्यूम इन नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम में ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा इसलिए नाइक्रोम क्या होगा, हीटेड अप हो जाएगा जल्दी। पूछा जा रहा है विच वायर हीटेड अप मोर, तो नाइक्रोम लिखेंगे हीटेड अप मोर, ठीक है, ये लिख देंगे बस हो गया। और इसका जस्टिफाई और आंसर तो जस्टिफाई भी हमने कर दिया। तो हम 39 तक ही रहने देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं एनसीईआरटी की ओ, और इसके रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे भी बताए हैं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का जो 2 क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन आ रहा है वेरिएबल, वो सोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके।